Okay, good morning students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So our today's topic is Venn diagram. कई बच्चों को तो ये डाउट होता है इसका नाम कैसे रख दिया Venn diagram. What is Venn? कई लोग तो Venn का मीनिंग ढूंढने चले जाते हैं. What is Venn? कोई वैन में डायग्राम आ रहा है. Venn diagram. Venn diagram is named after an English logician. देखो लिखा हुआ है जॉन वेन. लॉजिशियन थे ये, लॉजिकल लॉजिशियन समझते हो ना. अब आगे चल के जब गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करोगे एक सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, है ना. उसमें इन वेन डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है. अगर अभी सीख लिया ना तो आफ्टर ग्रेजुएशन, या कई बच्चे ग्रेजुएशन के साथ भी फाइट करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है वेन डायग्राम्स का, ना. क्या है ये वेन डायग्राम? हमने सेट्स पढ़ लिए ना बेटा, तो सेट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है, पहले सिंपल वे में समझो, जिसमें रेक्टेंगल को तो यूनिवर्सल सेट मानते हैं. क्या मानते हैं? यूनिवर्सल सेट. क्या है वो भी कल बता दिया था. हमको जो सेट बनाना है वो लेने हम कहाँ जाएंगे? हमारा टारगेट मार्केट क्या है? वो होता है यूनिवर्सल. कल सब प्रेजेंट है? कल बताया था. अच्छा, कल तो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, परसों बताया था. जो हमारा टारगेट मार्केट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको टॉयज लेने हैं, तो टॉयज शॉप में जाएंगे हम. या सपोज हमको टमाटर लेने हैं, तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या बन गया? सब्जी मंडी. सब्जी मंडी में जाएंगे और फिर हमने टमाटर का सेट बनाया, प्याज का सेट बनाया, है ना. तो यूनिवर्सल सेट तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा. किससे? रेक्टेंगल से. और जो उसके अंदर के हम सेट्स बना रहे हैं, जो उसके सबसेट्स हैं, जो उस यूनिवर्सल सेट के क्या हैं? सबसेट्स हैं, वो किससे रिप्रेजेंट होंगे? कर्व से रिप्रेजेंट होंगे. उनको बोलते हैं कर्व्स. और वो कर्व्स जो होते हैं यूजुअली क्या होते हैं? वो कर्व्स सर्कल्स होते हैं. क्या होते हैं? अब कभी कभी ये एलिप्स भी बन जाते हैं. जैसे मान लो मेरे को 5 को 4 को 6 को मिलाना है, तो सेट में कुछ ऐसा बनाऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाऊंगा, इस तरीके से बनाऊंगा, तो ये एलिप्स भी बन गया. एलिप्स समझते हो? नहीं समझोगे. कहाँ समझते हो? बताओ एलिप्स क्या होता है. इस साल आएगा तो ऐसे कैसे समझोगे. कॉनिक सेक्शंस में आएगा 13वें चैप्टर में. एलिप्स सर्कल का ही भाई है. एलिप्स थोड़ा ऐसे हो जाता है, अंडाकार शेप हो जाती है उसकी, है ना. तो वैसे तो सर्कल्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं अपन, यूजुअली सर्कल्स रहते हैं, लेकिन कई बार हम उसका कर्व थोड़ा सा ऐसे भी कर देते हैं, तो वो एलिप्स टाइप का भी बन जाता है. वो भी सेट है और वो भी वेन डायग्राम का ही एक पार्ट है. समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? जो यूनिवर्सल सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? जॉन वेन कहते थे कि आप यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट बना रहे हो, तो उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे. तो उन्होंने एक डायग्राम दिया. वो क्या कहते थे? डायग्रामेटिकली आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो कि आप यूनिवर्सल सेट को तो मानो रेक्टेंगल. ये फैन चला लो बेटा बाहर से. हाँ, बाहर स्विच है इसका, सामने ही सामने, बिल्कुल सामने, इधर इधर. हाँ, तो रेक्टेंगल तो रिप्रेजेंट करेगा. चल गया बेटा? रेक्टेंगल तो रिप्रेजेंट करेगा किसको? यूनिवर्सल सेट को. फिर उस रेक्टेंगल के अंदर जो अपन सेट्स बना रहे हैं वो कर्व से रिप्रेजेंट होंगे. कर्व्स जनरली सर्कल्स लेंगे. सर्कल्स के अलावा और भी ले सकते हैं, टेढ़े मेढ़े कर्व्स भी ले लेते हैं, लेकिन जनरली हम कोशिश करेंगे क्या लेंगे? सर्कल्स ही लेंगे. ठीक है भाई, हम ऐसे बनाएंगे सर्कल्स. अब जल्दीबाजी में मान लो थोड़ा ऐसा बन गया या थोड़ा ऐसा बन गया, तो कोई इससे टेंशन नहीं लेना. कर्व्स ही तो लेने अपने को, परफेक्ट सर्कल्स नहीं लेंगे. कोशिश ये करना है कि सर्कल्स बने. ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन. A Venn diagram is a diagram. A Venn diagram uh, is a tool of diagrammatic representation of sets. Is a tool of diagrammatic representation of sets. Sets को diagrammatically कैसे represent करें, उसका एक tool है ये, representation of sets. It consists, अब इस डायग्राम में क्या क्या होता है? It consists of a rectangle. It consists of a rectangle which acts as the universal set. Which acts as the universal set. And all its subsets are represented by all its subsets are represented by curved figures
कर्व्ड फिगर्स यूजुअली वो क्या होते हैं, सर्कल्स। ये हो गई एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन, इजी टू अंडरस्टैंड। सबको समझ आ रहा है ना? क्या है ये? एक औजार है, टूल है, क्या करने का? सेट्स को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें। सेट्स तो बना तो दिए, इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें। भाई हर एक चीज का मैथ्स में आपने सीखा है कि हर एक चीज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? वेन डायग्राम से करेंगे। और क्या क्या होता है इसमें? एक रेक्टेंगल होता है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके जो सब सेट्स जो हम बना रहे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, वो यूनिवर्सल सेट के तो सब सेट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम कर्व्ड फिगर से। और कर्व्ड फिगर जनरली क्या होते हैं? सर्कल्स होते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर, लिख लो, कल को कोई आधे नंबर का क्वेश्चन आज आ भी सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें आ जाता है कई बार। इट इज नेम्ड आफ्टर, इसका नामकरण कैसे हुआ? एन इंग्लिश लॉजिशियन, एन इंग्लिश लॉजिशियन। याद रहे, ये मैथमेटिशियन नहीं थे, ये लॉजिशियन थे। लॉजिशियन अलग होता है, मैथमेटिशियन अलग होता है। लॉजिशियन जो मैथमेटिकल, जो लॉजिक से मैथमेटिकल रीजनिंग लगा के चीजों को प्रूव करता है, ठीक है। उसमें मैथ्स का होता है, थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन ज्यादा रोल लॉजिक्स का होता है, उसको बोलते हैं लॉजिशियन। जो मैजिशियंस होते हैं वो करीब करीब लॉजिशियंस के बराबर मान लो, जो मैजिक दिखाते हैं ना, वो लॉजिशियन एंड मैजिशियन एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं। इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वैन, जॉन वैन। हालांकि बुक में तो आपको उसकी कार्यकाल भी दे रखा है, कब पैदा हुआ कब मरा, बट इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। 1834 से 1883, 50 साल ही जिया बेचारा। हाँ, ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं इनकी उम्र ज्यादा नहीं रहती, मैंने सबकी देख ली है। कोई 40 साल में मर गया, कोई 30 साल में, पर वो 40-50 साल में ही बहुत बड़ा काम कर गए, आज तक नाम आ रहा है। ठीक है चलो, तो ये तो हो गया छोटी मोटी थ्योरेटिकल बात। मेन मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि देखो, थोड़ा बहुत एग्जांपल भी समझते जाओ। इलस्ट्रेशन 1 है, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेके 10 तक, और उसके अंदर एक इसका सबसेट है a इक्वल टू 2 4 6 8 10। इसको आपको वेन डायग्राम से इलस्ट्रेट करना है। तो यूनिवर्सल सेट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, आपने सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में डाल दिए। उसके अंदर ए सेट में क्या है? 2 4 6 8 10। तो ए सेट देखो सर्कल से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, 2 4, सर्कल बनाया, 2 4 6 8 10, ये सब इस ए सर्कल में आ रहे हैं, ये सब इस ए सर्कल में आ रहे हैं। एक सेट और दे दिया इन्होंने बी 4,6, तो इस ए सर्कल में से भी जो 4,6 है उसके ऊपर एक सर्कल और बना दिया। हाँ, एक नहीं 2 इलस्ट्रेशन कह रहा है, देखो बेटा ये पूरा एक इक्वेशन, ठीक है। ए को ये लो, बी को ये लो, ठीक है ना। ये 1.2 वाला फिगर शायद पीछे चला गया, इन फिगर 1.2 पिछले पेज पे, भाई इलस्ट्रेशन 1 पिछले पेज पे ये रहा, ठीक है। एक ही सर्किल है, ये इलस्ट्रेशन 2 का है, तो अपन 2 वाला ही समझ लेते हैं ना, एक साथ ही दो चीजें समझ लेंगे। भाई बी सर्किल में क्या है? 4,6, यह सबसे अंदर वाला सर्किल है, उससे बाहर वाला सर्किल। ए सर्किल में 4,6 तो है ही सही, और क्या क्या है? 4,6 के अलावा 2 8 और 10 और डाल दिए, और फिर यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर डाल दिए, ठीक है ना। समझ में आई बात? अब देखो, बी जो है ए का सबसेट है, और ए जो है यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है। अच्छा, बी जो है वो यू का भी सबसेट है। यूनिवर्सल सेट के तो सारे सबसेट हैं जो भी अंदर आ रहे हैं, बी भी है उसका सबसेट, ए भी है, और बी जो है वो ए का भी सबसेट है। ये सारी चीजें समझ में आई? देखो ये चीजें उन्होंने लिखी भी हुई है कि बी इज ए सबसेट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब सेट्स का ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। बस ये ऑपरेशन ही लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज 1.4 का। एक्सरसाइज 1.4 में ऑपरेशन ही ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशंस थोड़ा लेंदी पार्ट है ना, है तो ये लास्ट पार्ट, बट वो खुद ही अपने आप में लेंदी है। देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, फिर कोशिश करेंगे आज के आज ही खत्म करें ताकि कल से एक्सरसाइज शुरू करें। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन कर देना, डॉक्टर की तरह चीर फाड़ कर दो। ऑपरेशन मींस उसके ऊपर कुछ फंक्शन अप्लाई करो। जैसे नंबर्स होते हैं हमारे पास, जैसे मैंने 1 2 नंबर लिए, 5
और 6। इनके ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो? प्लस कर सकते हो इनको, ये एक ऑपरेशन है। माइनस कर सकते हो, ये भी एक ऑपरेशन है। मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे 5 + 6, प्लस वाला ऑपरेशन अप्लाई किया तो आंसर आया 11। माइनस वाला ऑपरेशन अप्लाई किया -1, इंटू वाला किया 30, और डिवाइड वाला किया तो 5/6, है ना, 0.87 या 8 के आसपास, है ना, जो भी। तो हम नंबर्स के साथ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, ये वाले प्लस माइनस गुणा भाग। उसी तरीके से सेट्स के साथ भी ऑपरेशंस लगते हैं, जिनको बेसिकली दो ऑपरेशंस हैं, 3 है वैसे तो, पर मेनली 2 हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहला ऑपरेशन क्या है? यूनियन। दूसरा इंटरसेक्शन, दूसरा ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन। एक तीसरा भी है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, वो भी इसी का ही ऑपरेशन है, माइनस करना, सेट्स को माइनस करना। लेकिन मेनली जो ऑपरेशंस हैं वो क्या क्या हैं? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में अपन 3 ऑपरेशन सीखेंगे। पहला ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स, UNION, यूनियन ऑफ सेट्स। इसको डिनोट कराते हैं इस तरह के साइन से। दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, 2 सेट्स पे अप्लाई होता है ये। जैसे मैंने कहा यूनियन अप्लाई करो तो ये एक बारी में 2 पे अप्लाई होगा। आपको कह रहा है 3 पे अप्लाई करो, तो फिर आगे की प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी कि 3 पे कैसे अप्लाई करें। एक बारी में किस पे अप्लाई होगा? कितनों पे अप्लाई होगा? 2 सेट्स पे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उसका साइन पता है सबको? यूनियन का उल्टा, यूनियन का उल्टा। और तीसरा है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसका साइन होता है ऐसे माइनस लगा, ठीक है। ये यू नहीं है, ये यू का यू तो ऐसे बनाते हैं अपन, ये थोड़ा चौड़ा बनता है, ठीक है। पर अपन डेली हैंड राइटिंग में इसको यू बनाते हैं तो चलेगा, वो कोई इश्यू नहीं है कि उसको सजाने बैठ जाओ, है ना। आप डेली हैंड राइटिंग में, डेली यूज टू में इसको यू बना सकते हो। बाकी एक्चुअली ये यू नहीं होता, यू से थोड़ा चौड़ा होता है इसका जो साइन। और जस्ट उसका उल्टा कर दें तो क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन का साइन बन जाता है। और डिफरेंस का सब वैसे भी समझते हो, माइनस करना। तो यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये 3 सेट्स हो गए, 3 ऑपरेशंस हो गए हमारे पास। अब एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ, ठीक है भाई। 2 सेट के ऊपर यूनियन अप्लाई करने का क्या मतलब होता है, ये सोचो। ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, जैसे नंबर्स पे अप्लाई करते थे प्लस करना। जैसे मैंने कहा 2 नंबर्स पे प्लस करने का मतलब क्या है, तो आप कह दोगे सर इसकी जो क्वांटिटी है इसकी क्वांटिटी से ऐड करना। मैंने कहा 2 नंबर्स पे माइनस ऑपरेशन करने का मतलब क्या, आप कहोगे सर इसकी क्वांटिटी में से इसकी क्वांटिटी हटा के जो बची हुई क्वांटिटी है वो आपको बता देना, ये होता है माइनस ऑपरेशन। तो उसी तरीके से यूनियन ऑफ सेट्स का काम क्या है, ये क्या करता है? ये 2 सेट पे लगता है एक बार में, वन एट ए टाइम। ये कितने पे लगता है? 2 में लगता है। फिर 3 4 पे लगाना है तो फिर पहले 2 पे लगाओ, पहले 2 पे लगाओ, इस तरीके से करना पड़ता है। हर एक ऑपरेशन देखा जाए तो एट ए टाइम 2 पे ही लगता है। सपोज करो मैंने आपको 3 + 4 + 5 कहा, अरे एट ए टाइम तो आप 3 + 4 ही करोगे, एक बार तो आप 3 और 4 साथ ही करोगे ना, फिर 7 और 5 12 करोगे। तो कोई भी ऑपरेशन एक बार में 2 चीजों पे ही लगता है। ये आप क्लास 12th के पहले चैप्टर में सीखेंगे। ऑपरेशन होते हैं बाइनरी ऑपरेशन। एवरी ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन जनरली इन मैथमेटिक्स। प्लस माइनस गुणा भाग भी बाइनरी है, एक बार में तो आप 2 पे ही करोगे ना। तो इधर भी यूनियन भी आप एक बार में 2 सेट पे लगाओगे। मान लो ए सेट है और ये बी सेट है, इस पे आपको यूनियन लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखिए कि इन दोनों का यूनियन भी एक सेट होगा। इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा? कोई तीसरा सेट होगा, मान लो सी मान लो। इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा? अरे भाई 3 और 4 को जोड़ोगे तो 3 भी एक नंबर, 4 भी एक नंबर, बदले में भी एक नंबर। तो सेट का सेट से यूनियन करोगे तो बदले में भी क्या आएगा? एक सेट आएगा। इस सेट की क्या खासियत होगी? इस सेट की ये खासियत होगी कि ये ए के एलिमेंट्स को भी लेके बैठा है और ये बी के एलिमेंट्स को भी लेके बैठा है, और इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार ही काउंट करता है। मान लो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो उस सेट में 2 बार 2 2 नहीं दिखाई देगा, एक बार ही दिखाई देगा। कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ही लिखेगा। ये क्या करेगा? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को ये एक बार ही लिखेगा। समझ में आया?
नहीं आया? चलो डायग्रामेटिकली समझो। मान लो ये है ए सेट, इसके अंदर, हाँ डायग्रामेटिकली बता रहे हैं ना। ए सेट में मान लो है 1 एक पॉइंट, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका यूनियन कर रहे हैं बी के साथ, इसमें है 3 4 5 6। मैंने कहा इन दोनों का यूनियन करो, तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा बदले में एक सेट निकल के आएगा। तो अब इसमें इसके भी एलिमेंट्स होंगे। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। इसमें इसके भी एलिमेंट्स होंगे। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 4 5 6। आप देखो कॉमन एलिमेंट्स 3 और 4, 3 और 4 दो बार आ गए, तो इट ओनली काउंट्स कॉमन एलिमेंट्स वंस, ये दो बार नहीं काउंट करेगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ये होता है यूनियन करने का मतलब। समझ गए अभी सब? इसके एलिमेंट्स लो, उसके एलिमेंट्स लो, अगर कुछ कॉमन है तो दो बार मत लो, एक बार ही लो। आपको याद हो तो बचपन में एलसीएम एचसीएफ करते थे। एलसीएम है एक तरीके से, ये एलसीएम में अपन क्या करते थे? उसके फैक्टर्स लेते थे, इसके फैक्टर्स लेते थे, जो कॉमन एक बार ही लेते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि 6 और 8 का एलसीएम बताना बेटा। आप क्या करोगे? 6 के फैक्टर्स लगाओगे, 6 और 8 का नहीं, 6 और 9 का नहीं, 9 नहीं 12 का, 12 भी इजी हो जाएगा। अरे एक मिनट, 2 इंटू 3 होगा ना 6 का, तो 2 इंटू 3, चलो फिर 8 ही ले लो। 8 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका एलसीएम में आप कौन कौन से फैक्टर्स लोगे? इसके भी लोगे, इसके भी लोगे, लेकिन जो कॉमन है वो तो एक बार ही लोगे। अब देखो यहां से एक बार 2 मिल रहा है, वहां से 3 बार 2 मिल रहा है, तो मैं 3 बार ले लूंगा तो एक बार वाला भी काउंट हो गया। ऐसा थोड़ा ना 3 और 1 4 बार लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 3 बार 1 2 ले लूंगा और यहाँ से एक बार 2 और ले लूंगा, 4 बार 2 ले लूंगा। नो, मैंने 3 बार 2 ले लिया तो उसका एक वाला भी काउंट हो गया, यानी कॉमन नहीं काउंट कर रहा हूं मैं। तो आप सिंपली 3 बार 2 ले लोगे, और 3 तो लेना ही है क्योंकि एलिमेंट्स तो सारे ही लेने हैं। यूनियन की तरह एलसीएम भी क्या करता है? एलिमेंट्स तो सारे ही लेता है। तो क्या एलसीएम आ गया? 24। 6 और 8 का 24 ही होता है क्या? करके देखो ट्रेडिशनल तरीका जो आपका रहता है, 6 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आ रहा है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि एलसीएम करना नंबर्स पे और यूनियन करना सेट्स पे करीब करीब बराबर है। और एचसीएफ जो अपन करते थे याद है, कॉमन लेते थे केवल, वो करना और सेट्स पे इंटरसेक्शन करना करीब करीब बराबर। चलो वो तो जब इंटरसेक्शन आएगा तब डिटेल में देखेंगे। यूनियन समझ में आया कुल मिला के सबको? इसके भी चाहिए, इसके भी चाहिए, दोनों तरफ के लड्डू चाहिए उसको। लेकिन अगर दोनों से अगर सेम लड्डू मिल गया तो फिर एक बार ही लेना, ठीक है ना? ये कहता है यूनियन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी इज ए सेट, वो भी एक सेट होगा, इज ए सेट विच कंसिस्ट, जिसके अंदर क्या क्या होंगे? विच कंसिस्ट ऑफ all the elements, which consist of all the elements of A। कोई चीज समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि क्या ये बोर्ड पे तो लिखते नहीं है, बोर्ड पे लिखते हैं तो थोड़ा क्लियर लिख पाते हैं, इसमें क्या है थोड़ा सा डिजिटल है ना, तो थोड़ा टेढ़े मेढ़े अक्षर ऑटोमेटिक सिस्टम कर देता है कई बार, है ना। कोई भी चीज समझ में नहीं आया पूछ लेना, गलत मत लिखना। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ऑफ सेट बी, कॉमा लगा के लिखो, the common elements, the common elements being taken once, being taken once। कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लेना है, ये इसका मेन पार्ट है। दोनों के एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये तो कोई भी समझ पा रहा है कि दोनों के एलिमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स कितनी बार ले रहे हैं हम? एक बार ही ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन।
अब ये तो सादा सरल डेफिनेशन बताइए मैंने, आपकी बुक में भी एक डेफिनेशन है सेट, सेट की भाषा में। भाई एक सेट है ना, यूनियन ऑफ दो सेट्स भी एक सेट होगा, तो वो सेट क्या होगा, उसकी उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती, ये केवल आपकी समझ के लिए, ठीक है ना, आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आप कब सॉल्व कर पाओगे बेटा, 10th से बाहर आ गए हो, बुक के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। अभी आ भी जाएंगे, स्कूल वाले दया करके दे भी दें तो कह नहीं सकते, बाकी 12th में तो आएंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन बुक का दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है पेपर ही पता नहीं कहां से आया, दूसरी सृष्टि से आया है ना। तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, तब आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये डेफिनेशन, ये जो भी चीजें लिखवाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, तभी तो 11th 12th में नोट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग है। ठीक है जी। हाँ, तो ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन, सादा सरल भाषा में आपने पढ़ लिया यूनियन ऑफ सेट्स। मैथमेटिकली इसकी एक डेफिनेशन है, आपकी बुक में भी दी गई है। मैथमेटिकली, मैथमेटिकली का मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे। मैथमेटिकली वी राइट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज ए सेट है, तो सेट को कैसे करली ब्रेसेस में शो करते हैं अपन, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, याद रखना यूनियन और का गहरा संबंध है, आगे चल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे 1.6 में, मतलब क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, सेंटेंस लिखे हुए होंगे, उनको मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स में चेंज करना है, तो वहां पे जहां जहां और लिखा रहता है उसका मतलब होता है यूनियन, शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी याद रख सकते हो, और जहां जहां एंड लिखा रहता है उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब मीनिंग वाइज देखो क्या है, ए यूनियन बी साहब एक सेट है, बिल्कुल है, उसमें एक्स नाम के एलिमेंट्स हैं, सच दैट एक्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक्स या तो ए सेट से बिलोंग करता है या फिर बी सेट से बिलोंग करता है। तो ए के भी इस सेट के अंदर जब मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाने बैठूंगा तो ए के भी लेने पड़ेंगे, ए के भी लेने पड़ेंगे, और लगा दिया, और मतलब कि अब वो एलिमेंट भी देखो जो बी में है। अब वो एलिमेंट सपोज करो, मैंने आपको कहा, एक एक एग्जांपल सुनना, मैंने आपको कहा कि बेटा मेरी आना एक नई वीडियो आने वाली है सेट्स के ऊपर, बहुत शानदार है, उसको पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा कुछ होगा नहीं, एग्जाम्पल है ना। आपने कहा सर कब आएगी, मैंने कहा या तो सैटरडे को या संडे को, तो बेटा आपको तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। उसने कहा या तो ए या तो बी, तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लोगे, चीज को लॉजिकली पकड़ो, ठीक है ना। तो ए के भी एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और बी के भी एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, और ऑब्वियसली ए के और बी के ले रहे हैं, सपोज करो मैंने ए के एलिमेंट्स ले लिए, तो अब बी में वो एलिमेंट दिखेगा तो मैं यही कहूंगा ना यार ले तो लिए, ले तो लिए, मैं दोबारा क्यों लूं। और वैसे भी आपको बताया था सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, बताया था, तो रिपीट वैसे भी नहीं होगा। समझ में आई बात, क्लियर है, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लेना है, बस मेन बात ये। ठीक है जी, ठीक है। अब ये तो गया मैथमेटिकली। अब यूनियन को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी सेट को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से। तो अब वेन डायग्राम क्या बनेगा इसका ना, यूनियन ऑफ सेट का वेन डायग्राम क्या बनेगा, बनाइए एक रेक्टेंगल, उसके अंदर दो सर्किल्स, जरूरी नहीं है कि वो स्केल स्केल करो, ऐसे ही बना दो, कोई खास बात नहीं, और आपकी इच्छा है अगर आप अच्छा अच्छा नोट्स बनाना चाहते हो। ये तो बन गया मेरा यूनिवर्सल सेट। बेटा हर एक चीज के साथ माइनस पॉइंट भी होता है, हर एक चीज का प्लस पॉइंट भी होता है। आपको लगता है सर को बड़े मजे आते हैं, फटाफट बन जाता है, एक बार यहाँ पे लिख के देखो, एक लाइन में लिख के बता दो, मेरे को पता है मैं कैसे मैनेज करता हूँ, है ना। वो अक्षर ऑटोमेटिक कई बार टेढ़े मेढ़े कर देता है, मैं लिख रहा हूँ कुछ और उधर कुछ और हो जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है, तो हर एक चीज के माइनस प्लस पॉइंट होते हैं। हाँ, हाँ, नोटबुक में लिखना इज द बेस्ट थिंग, नोटबुक में लिखने से ज्यादा सहूलियत कहीं नहीं होती, इवन बोर्ड पे लिखने से भी ज्यादा अच्छा क्या होता है नोटबुक। तो आप सबसे सुखी हो, आप नोटबुक में लिख रहे हो बेटा हाल फिलहाल, है ना। तो ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ये पूरा नहीं हो पाया, छुप गया, तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ।
ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट U, ये है मेरा सेट A, ये मेरा सेट। जनरली सेट के बाहर लिखते हैं उसका नाम, याद रखना। जैसे यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के बाहर कोने पे लगा दिया। ये सेट A है तो A के बाहर लगा दिया। ये अगर आप अंदर लिख दोगे तो पता है क्या होगा, ऐसा लगेगा वो उसका एलिमेंट है। समझ रहे हो? अगर आपने कल को A अंदर डाल दिया तो पढ़ने वाला ऐसे भी पढ़ सकता है कि A शायद इस सेट का एलिमेंट है, तो बाहर लिखोगे और कोने पे बिल्कुल उसकी चिपका के लिखो। ऐसे नहीं है ये क्या, यूनियन तो एक सेट है ना। अब उसको तो फिर एरो लगा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, वही बता रहा हूं अभी मैं। मान लो ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के तो एलिमेंट्स चाहिए, मान लो ए के सारे एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स चाहिए, बी के भी चाहिए, लेकिन इनका जो कॉमन पार्ट है उसके एलिमेंट एक ही बार चाहिए, दो बार नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको शेड कर दूं तो कुछ इस तरीके से शेड कर दो हल्का सा, ए यूनियन बी क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, समझ जाना, इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी वैसे। ये जो येलोइश पार्ट में शेड हो गया, ये एरिया ए यूनियन बी का है। अब ये पूरा एक सेट बन गया। ठीक है, अब ए यूनियन बी कैसे शो करें, अभी जैसे आपने पूछा कि ए यूनियन, अब देखो थोड़ा सा बाहर निकल गई, एडजस्ट कर लेना, आप समझ जाना। तो ए यूनियन बी कैसे शो करें, तो ए यूनियन बी शो करने के लिए बेटा, अब इधर बगल में तो नहीं लिख सकते, तो आप एरो लगा कैसे शो करते हो, ऐसे ए यूनियन बी। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। ठीक है बेटा, ए के एलिमेंट्स आ गए इसमें, इसमें बी के भी आ गए और कॉमन पार्ट के भी आ गए, और कॉमन पार्ट के एक ही बार आए, याद रखना, दो बार नहीं। क्लियर है? चलें नेक्स्ट पार्ट पे। यूनियन समझ गए? एक एग्जांपल दूंगे यूनियन का, दे दिया वैसे तो, जैसे 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा ए यूनियन बी। सेकेंड ऑपरेशन नहीं, सेकेंड ऑपरेशन चलने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज नहीं है इसकी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, तो वहां लिखा हुआ भी है हमारे पास। देखो, ए यूनियन बी की ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन करो। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात एक होती है। भाई 3 और 4 जोड़ो या 4 और 3 जोड़ो, बात एक होती है। यूनियन करने का मतलब आप स्लाइटली ऐसे ले सकते हो ना, जोड़ी तो रहे हो आप, सेट्स को जोड़ रहे हो। वहां नंबर्स को जोड़ते थे, प्लस लगाते थे, तो क्या करते थे बेटा, नंबर्स को जोड़ते थे, यहाँ पे आप सेट्स को जोड़ रहे हो। तो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात बराबर है। इसको क्या लिखते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। समझ में आ रहा है? स्पेलिंग नरेट करूंगे, समझ में? कॉम्यूटेटिव लॉ लिखा होगा आपने शायद, ऑब्वियसली, है ना, पहले स्कूल में भी हो चुका है। तो ए यूनियन बी करो, देखो ए यूनियन बी करूंगा तो क्या लूंगा, ए के सेट एलिमेंट्स लूंगा, बी के एलिमेंट्स लूंगा, कॉमन एलिमेंट्स एक बार लूंगा। बी यूनियन ए करूंगा तो बी के एलिमेंट्स लूंगा, ए के एलिमेंट्स लूंगा, कॉमन, तो एलिमेंट्स तो एक जैसे ही आएंगे उस सेट में और सेट में, तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, बात एक ही है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। क्या कहता है ये कि ए का बी, मान लो मैंने आपको कहा भैया 3 सेट का यूनियन करना है, आप कहोगे सर हमको सर ने क्या 2 सेट का ही करना सिखाया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 बार में कर दें। तो आप पहले ए यूनियन बी का करके फिर उसके आंसर का सी से यूनियन करो, या फिर आप पहले बी का सी से करके यूनियन करके और उसके आंसर का ए के साथ यूनियन करो, बात एक ही है, इक्वल आएंगे दोनों। दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। समझ में आया ना? देखो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये ए, ये बी, ये सी, ये 3 सेट हैं, मैंने कहा तीनों का यूनियन चाहिए। तो आप पहले या तो ए यूनियन बी कर लो, जो भी कुछ एक सेट आएगा, कुछ भी नाम दे दो या डी दे दो या कुछ भी नाम आएगा इसका, उसका फिर सी के साथ यूनियन कर दो, तो भी आंसर सेम आएगा। आपको नहीं सर मैं पहले बी और सी का करूंगा, कोई बात नहीं, उसको कर लो, बी और सी का यूनियन कर लो, तो कोई आंसर आ जाएगा।
और उस आंसर का आप ए से कर लो। आप चाहो तो पहले ए और सी का भी कर सकते हो और फिर उसके आंसर का बी से भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एट ए टाइम आपको दो करने हैं, उसके आंसर का तीसरे के साथ करना है, सेम आंसर आएगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा एसोसिएटिव लॉ कहता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ये लॉ क्या कहता है कि आप एसोसिएट कर सकते हो। एसोसिएट करने का मतलब क्या होता है? जुड़ना। आप पहले इससे जुड़ के उससे जुड़ो या आप उससे जुड़ के इससे जुड़ो। ये दो प्रॉपर्टीज है ना बेटा अभी तक जो आई है, इनको आप नंबर से भी रिलेट कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी, मान लो इधर मैं प्लस लगाऊं तो 3+4 करो या 4+3 करो, सेम है। इधर आ जाओ, 3+4 करके +5 करो या 3 प्लस पहले 4+5 करो, आंसर सेम आएगा। तो रिलेट कर सकते हो ना, करीब करीब एडिशन की तरह चलता है यूनियन। एडिशन ऑफ नंबर्स जो होता है वैसा का वैसा यूनियन ऑफ सेट्स होता है। ठीक है, दो क्लियर हो गई प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एक ऐसी चीज है, आप ऐसा ऑपरेशन करो कि आपकी आइडेंटिटी ना बदले। तो ए सेट का मैंने अगर फाई के साथ यूनियन किया तो आइडेंटिटी नहीं बदली, ए का ए मिला। सिमिलरली बी का फाई के साथ यूनियन करो तो बी का बी मिलेगा, सी का फाई के साथ करो तो सी का सी मिलेगा। भाई आपके पास ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फाई में तो कुछ एलिमेंट्स ही नहीं है। फाई क्या है? एम्प्टी सेट है ना। अब मैंने कहा इस एम्प्टी सेट खाली है, ये भरा हुआ सेट है, कुछ एलिमेंट्स है, इनका यूनियन करो। आप इधर से एलिमेंट्स लोगे, उधर से लोगे क्या? कुछ है ही नहीं। तो बदले में आपके पास आखिरी में ए के ही तो एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ए यूनियन फाई क्या होता है? ए ही होता है, और उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको? लॉ। इसको नंबर से कैसे रिलेट करोगे? कोई भी नंबर ले लो, 0 जोड़ो 5 ही आएगा। तो 5 कैन बी रिलेटेड टू 0, एम्प्टी सेट है। तो प्लस करेंगे तो देखो 5 का 5 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ए का ही आएगा। पूरा यूनियन एडिशन ऑफ नंबर से रिलेटेड है, अगर उस वे में सोच के चलो तो। भाई याद करने के लिए आप याद रख सकते हो कि यूनियंस मींस जैसे यूनियन ऑफ सेट्स है वैसे एडिशन ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पर एग्जैक्टली नॉट इक्वल है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, करीब करीब सेम उसकी तरह ना। अब ए यूनियन ए होता है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि खुद का खुद से ही कर लिया, घर का घर में ही कर लिया, और आंसर भी घर का घर में ही आ गया। जैसे पहले बचपन में ना पतंग उड़ाते थे, घर के घर में काट देते थे, वही उड़ाई, वही काटी, वापस उड़ाई, वापस काटी, बस वही चल रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट। तो ए का ए से यूनियन किया, आंसर भी ए आया, ऑब्वियसली आएगा। ए सेट के एलिमेंट्स लो, दोबारा ए सेट के एलिमेंट्स लो, दो दो बार हो गए। कॉमन लेंगे तो एक बार ही लेंगे ना, कॉमन एलिमेंट्स एक बार ही लेंगे, तो दोबारा दो बार ट्वाइस हो गए हमारे पास, तो एक बार के तो हटाओगे सारे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स एक बार ही लेने, तो बदले में ए सेट ही तो मिलेगा। इट इज आइडेम्पोर्टेंट लो। सिमिलरली बी यूनियन बी करोगे बी मिलेगा, सी यूनियन सी करोगे सी मिलेगा, एनी सेट का उसी सेट से यूनियन करोगे तो वही सेट मिलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं आइडेम्पोर्टेंट लो। लास्ट, यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट से आप जब यूनियन करते हो तो यूनिवर्सल सेट मिलता है। क्यों? यूनिवर्सल सेट बड़ा है, ए उसके अंदर कोई छोटा सेट है, मैंने कहा दोनों का यूनियन करो, तो छोटे का बड़े से यूनियन करोगे तो बड़ा ही तो मिलेगा। छोटे का बड़े से यूनियन करोगे तो बड़ा मिलेगा। इंटरसेक्शन में उल्टा होगा, ये प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी उल्टी चलेंगी। छोटे का बड़े से इंटरसेक्शन करोगे तो छोटा मिलेगा, यूनियन करोगे तो बड़ा। यूनियन का मतलब क्या था? इसके भी एलिमेंट, मान लो इसके पास ज्यादा रुपए हैं, मतलब ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ज्यादा चीजें हैं, ऐसे मान लो इसके पास कम चीजें, बड़ा सेट ये हो गया, छोटा सेट ये हो गया, इन दोनों का यूनियन करूंगा, इसके सारे चीजें लूंगा, इसकी सारी चीजें लूंगा, अगर कुछ कॉमन है तो एक बार ही लूंगा, तो जो आंसर आएगा ये वाला आएगा, बड़ा वाला ही आएगा ना, क्योंकि इसके तो सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें हैं। भाई ए तो वैसे भी यूनिवर्सल सेट का इसको सबसेट है, ये यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4, मान लो इसमें ए सेट में 2 और 4 है, मैंने कहा इस 2 और 4 का और इस यूनिवर्सल सेट का यूनियन करो। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है? 1 2 3 4, वो तो लेना ही है। ए सेट में क्या है? 2 और 4, कॉमन एलिमेंट्स एक बार ही लोगे तो 1 2 3 4 ही तो आंसर आएगा, यानी यूनिवर्सल सेट ही तो आंसर आया। समझ में आई बात? ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट से आप यूनियन करो तो आंसर यूनिवर्सल सेट आता है, लॉ ऑफ यू। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यू, यू मतलब यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये 5 प्रॉपर्टीज याद हुई सभी को?
ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखा है मैंने नीचे, पहले लिखो फिर समझाते हैं। लिख लिया? क्या कहता है, इन सारी चीजों को तो एक बार, ये तो लॉस तो है ही से, इन जनरल एक बात कही है उन्होंने, अगर बी ए का सबसेट है तो बी उस ए के अंदर समाया हुआ है एक तरीके से, तो इनका जो यूनियन होगा वो बड़ा सेट आंसर आएगा। अगर बी ए का सबसेट है तो मतलब बी छोटा सेट है, ए उससे बड़ा सेट है, ऐसे मान लो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो, ए तो बड़ा सेट है, बी उसका सबसेट है मतलब उसके अंदर है, तो अब इस छोटे और बड़े का जो यूनियन करेंगे वो बड़ा सेट आंसर आएगा। और इंटरसेक्शन में छोटा आता है, यही बात मैं इंटरसेक्शन में भी कहूंगा, तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा, छोटा सेट आ जाएगा। तो इन दोनों में से बड़ा सेट ए है तो ए आंसर आ जाएगा। अगर ए इस सबसेट ऑफ बी होता तो फिर आंसर बी आ जाता। समझ में आई बात, क्लियर है? कभी भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो उन दोनों में से जो बड़ा सेट है वो तो आंसर होता है यूनियन का, और उन दोनों में से जो छोटा सेट है वो आंसर होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स खत्म होता है। क्या क्या किया हमने, सादा डेफिनेशन लिखी, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, प्रॉपर्टीज लिखी। ठीक है, ये के यही, हाँ ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पहला यूनियन लिया ना, यूनियन में हमने क्या क्या किया, पहले तो सादा डेफिनेशन लिखी, उसके बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी बुक वाली जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसके बाद वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया उसको, और लास्ट में जाके क्या किया हमने, प्रॉपर्टीज लिखी। ये कि यही चारों काम इंटरसेक्शन में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हाँ अभी कितने बजे से, अभी तो 7:55 ही हो रहा है। सर ने जल्दी स्टार्ट कर दी, एक बार पूछ के आओ कि क्लास स्टार्ट कर दी क्या, या 8 बजे स्टार्ट करोगे, एक बार पूछ के आओ, पूछो पूछो जल्दी से। अभी तो बच्चे ही बाहर घूम रहे हैं, कहाँ स्टार्ट कर। देखो फटाफट से, अगर 5 मिनट भी सर दें तो अपन इंटरसेक्शन खत्म कर दें। अभी बैठे हैं ना सर, ऐसे ही बैठे हैं ना, चलो फटाफट लिखो। अरे इंटरसेक्शन में उसी का उल्टा करना है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और देखो यूनियन एक दिन पढ़ोगे, इंटरसेक्शन दूसरे दिन पढ़ोगे ना, तो फिर वापस मुझे कल वापस यूनियन बताना पड़ेगा, इसलिए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कर जाओ, डिफरेंस ऑफ सेट्स कल देख लेंगे अपन, है ना। तो डालो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑपरेशन है ये एक तरीके का, जैसे यूनियन ऑपरेशन था। अब देखो बेसिकली पहले चीज को सादा देसी भाषा में समझो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को देखना, दैट्स इट। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को देखना जो इसमें भी है और उसमें भी है, उसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए में है 1 2 3 4 और बी में है 3 4 5 6, तो कॉमन क्या है, तो इन दोनों का जो, सॉरी इंटरसेक्शन का साइन ऐसे होता है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उस सेट में केवल 3 और 4 मिलेंगे। ठीक है, समझ में आई? अब उसी डेफिनेशन का उल्टा लिखो। उधर हमने क्या लिखा था, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उधर हमने लिखा था द यूनियन ऑफ टू सेट्स, इधर लिख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट, वो भी एक सेट ही होगा, इज ए सेट, वो भी एक सेट ही होगा, विच कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, which consists of the common elements of the set A and B, केवल common elements है ना, which consists of the common elements of set A and set, common elements लेगा ये केवल, है ना। मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखें, मैथमेटिकली we write A
इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं, एक्स सच दैट, सेम टू सेम वो है, बस और की जगह एंड लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मैंने आपको समझाया था ना, और का मतलब ही होता है यूनियन और एंड का मतलब ही होता है इंटरसेक्शन। एंड है बेटा, एंड मतलब ए के वो एलिमेंट्स लो जो बी में भी हैं। मतलब ये जो एक्स है ना बेटा, ये जो एक्स है ना, ये इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा एंड साथ में इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। यानी वो एलिमेंट्स लेने जो इसमें भी हैं और उसमें भी हैं। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने का मतलब है कि ए के एलिमेंट्स लेने, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करने का मतलब है बी के एलिमेंट्स लेने। दोनों प्रॉपर्टी को साथ में फॉलो करने का मतलब है कि जो इसको इसमें भी है और उसमें भी है, दैट मीन्स उनके कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, वेन डायग्राम बना सकते हो फटाफट जल्दी से। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ अब, पिछली बार क्या थोड़ा छोटा बनाया तो थोड़ा कंजस्टेड हो गया था। वही सर्किल, एक और सर्किल, let it be union set, यो यूनिवर्सल सेट सॉरी, let it be A set, let it be B set। तो इनका कॉमन एरिया दिख रहा है ना आपको बीच में, दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट, इसको कहते हैं इसको बस शेड कर दो और कुछ नहीं। पिछली बार अपन ने सब कुछ शेड किया, ए का भी एलिमेंट्स को शेड किया, बी के एलिमेंट्स को भी शेड किया, कॉमन को भी शेड किया। अब की बार केवल और केवल कॉमन को शेड, ये पोर्शन होता है, इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मार्क कर दो ऐसे। ए इंटरसेक्शन बी, इसको कहेंगे हम ए इंटरसेक्शन। क्या हो गया? हाँ कोई बात नहीं, 10th है ना, के लिए हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चली गई ना देख के। हाँ, अब क्या बचा प्रॉपर्टीज इसकी, समझ में आ गया? केवल कॉमन पार्ट लेना है और बचे हुए पार्ट्स को नहीं लेना। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एक चीज और सुनो, प्रॉपर्टीज से पहले एक चीज और सुनो बेटा, एक नोट डाल के लिखो। क्या हुआ? एक नोट डाल के लिखो प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट लिखना। देखो बेटा, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, अगर गलती से इन दोनों का इंटरसेक्शन मिला ही नहीं, दैट मीन्स इसका एलिमेंट्स ले रहा था, इसके एलिमेंट्स ले रहा था और दोनों के एलिमेंट्स कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन ही नहीं है। इसमें 1 2 3 4 है, उसमें 5 6 7 8 है, तो देयर इज नथिंग कॉमन। तो कॉमन ही नहीं है, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन भी 5 मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। उस केस में कहा जाता है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहा जाता है? आपकी डेफिनेशन आएगी इसमें। कोई पूछेगा कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, अगर दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना मिले देन दे आर डिसजॉइंट सेट्स, या यूं कहूं अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिले देन दे आर डिसजॉइंट सेट्स। तो मैं लिखता हूं इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाए, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 हो जाए मतलब एम्प्टी सेट हो जाए, कुछ भी कॉमन नहीं है, देन the sets A and B, the sets A and B are said to be disjoint sets, disjoint sets। सर बस 2 मिनट रुक, आप भले शुरू कर दो। ये आज बाहर इकट्ठे हो गए, कौन से 10th वाले आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है भाई, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप खुद सोचो डायग्राम कैसे बनेगा। इधर तो अलग बनेगा, एक सेट ए अलग है और ये सेट बी अलग है, कुछ कॉमन ही नहीं है, देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन देम। तो अगर कुछ कॉमन ही नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है, तो ये एक दूसरे से जॉइंट नहीं हो रहे ना, कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ये एक दूसरे से जॉइंट नहीं हो रहे। तो जो जॉइंट नहीं हो रहा है उसको क्या कहेंगे? डिसजॉइंट। भाई मीनिंग से समझो, डिसजॉइंट जो जॉइंट नहीं हो रहे, जॉइंट नहीं हो रहे दैट मीन्स उनके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ए
एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, लिखो प्रॉपर्टीज। अब पे आ जाओ प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लास्ट टॉपिक आ जाइए, लिखी हुई है ये प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी देखो, कॉम्यूटेटिव इसमें भी होता है, जैसे यूनियन में कॉम्यूटेटिव होता था, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता था। पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, बी इंटरसेक्शन। लिखो 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 फास्ट। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए होता है। भाई ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स ढूंढना और बी और ए के कॉमन एलिमेंट्स ढूंढना बात एक ही है, एक ही बात है ना। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें भी अप्लाई होगा, एसोसिएटिव लॉ भी इसी में अप्लाई होगा। मान लो मैंने कहा तीनों में कॉमन ढूंढो, आप कहोगे सर पहले मैं ए और बी में कॉमन ढूंढूंगा और फिर उसके बाद जो आंसर आया उसमें और सी में कॉमन ढूंढूंगा। किसी दूसरा बच्चे ने कहा कि नहीं साहब पहले मैं बी और सी में कॉमन ढूंढूंगा और फिर जो आंसर आए उसके साथ ए में कॉमन ढूंढूंगा। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तीसरा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे अप्लाई तो होता है, लेकिन याद रखना उसमें आंसर आ रहा था सेट ए, इसमें आंसर आता है फाइव, इसमें आंसर आता है फाइव। उसमें लॉ ऑफ आइडेंटिटी में यूनियन में आंसर क्या आता था, वो सेट ए आता था, खुद सेट ए। इसमें फाइव की आइडेंटिटी नहीं बदलती, उसमें तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती जो सेट है, मेन सेट है। इसमें फाइव की आइडेंटिटी नहीं बदलती, तो आंसर इज फाइव, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेम्पोर्टेंट इसमें भी लगता है घर के घर में, ए का ए से ही कर लिया, आंसर भी ए मिल गया, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, घर की बात घर में ही रह गई। समझ गए। तो यूनियन में भी अप्लाई होता है आइडेम्पोर्टेंट लॉ, ए यूनियन ए बराबर ए, बी यूनियन बी बराबर बी, सी यूनियन सी बराबर सी। सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी आइडेम्पोर्टेंट लॉ अप्लाई होता है, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, बी इंटरसेक्शन बी बराबर बी, सी इंटरसेक्शन सी बराबर सी, एंड सो ऑन। चलो आ जाओ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट देखो क्या कहता है। उसमें तो आंसर यू आता था, याद करो, जब यूनियन करते थे तो आंसर क्या आता था, यू। मैंने क्या कहा, बड़ा आंसर आएगा। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा आंसर आएगा। तो यूनिवर्सल सेट का ए सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, छोटा वाला आंसर आएगा। ए सेट इस आंसर, इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ यू। इसमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है जिसको अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसके आगे इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन का यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन का यूनियन ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ये क्या कह रहा है कि अंदर अगर हमारे पास, एक मिनट स्क्रीन पे देखो सब लोग, अंदर अगर हमारे पास दो सेट्स का यूनियन है, इसके आंसर को किसी तीसरे सेट से इंटरसेक्शन कराना है, तो ये इंटरसेक्शन अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है। डिस्ट्रीब्यूट समझते हो ना, बट जाता है। तो ये क्या कहता है कि पहले ए का बी से इंटरसेक्शन करा दो, फिर ए का सी से इंटरसेक्शन करा दो, और यूनियन था ना साहब, तो आप यूनियन बीच में लगा दो। इसी का उल्टा भी होता है, इसी का उल्टा भी होता है। अभी हमने क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लिखा, इसका उल्टा क्या होगा, बोलो उल्टा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। उसमें क्या होगा, बाहर तो हो जाएगा यूनियन, अंदर हो जाएगा इंटरसेक्शन। आंसर में क्या आएगा, यहां यूनियन, यहां यूनियन, इंटरसेक्शन। करो ये वाला भी लिखो 7th नंबर लगा के, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन और ब्रैकेट में लिखो बी इंटरसेक्शन सी। कोई बात नहीं तो उसके नीचे लिख लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको भी मिल गया उसको भी मिल गया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये 7th प्रॉपर्टी है। किसके बराबर होगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका आगे क्या लिखोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ, अब की बार यहाँ यूनियन, अब की बार यहाँ यूनियन और यहाँ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन में, ठीक है, तो इसके सामने क्या लिख दोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन। 7 प्रॉपर्टीज, जैसे उसमें नोट डाल के लिखा था नीचे, इसमें भी नोट डाल के लिख लो कि अगर बी ए का सबसेट है तो जो उनका इंटरसेक्शन होगा वो छोटा सेट होगा। तो बी और ए में से छोटा कौन है? बी है। पिछले केस में यूनियन कर रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था? ए। तो बी ए का सबसेट है तो यूनियन में बड़ा आंसर, इंटरसेक्शन में छोटा आंसर। क्लियर है? तो यूनियन और इंटरसेक्शन मेरी तरफ से क्लियर है। केवल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, 5 मिनट का है और हम एक्सरसाइज शुरू करने के लिए रेडी हैं। तो कल आते ही 5 मिनट में डिफरेंस ऑफ सेट्स खत्म करेंगे और फिर उसके बाद सीधे क्या चलेंगे? एक्सरसाइज। कल का टाइम तो जो जनरल टाइम होता है, अच्छा कल भी छुट्टी है तो फिर आप उसी टाइम पे आ जाओ, 6:30 आ जाओ। 6:30 क्या 6:45 तक आते हो? 6:45 तक आ जाओ, एक काम करो, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So yesterday we had completed 2 important topics of your sets, union and intersection, along with their properties. But because आपको intersection की properties का last में जाते जाते जल्दीबाजी में हुई थी, तो एक बार रिवाइज करा देते हैं as per your demand. देखो properties क्या है intersection की? पहले intersection का मतलब भी समझ लो। चलो, A intersection means all those acts which belong to A and also belong to B. वो सारे एक्स लेने हैं, यानी वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। इन शॉर्ट अगर कहूं देसी भाषा में तो कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। क्या लेने? कॉमन एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, एक ही बात है, इक्वल लगा दिया बीच में, कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इसके और इसके बीच के कॉमन एलिमेंट निकालो तो भी वही निकलेंगे, और मैंने कहा इसके और इसके बीच के कॉमन एलिमेंट निकालो तो भी वही निकलेंगे। जब सेट सी सेम है तो ए से बी में देखो या बी से ए में देखो, सेम ही बात है, तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ अप्लाई हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ अप्लाई हो जाएगा। मान लो 3 सेट हैं, ए बी सी, मेरे को तीनों के कॉमन एलिमेंट चाहिए, तीनों के कॉमन एलिमेंट चाहिए। मैंने क्या कहा, हर ऑपरेशन एट ए टाइम तो 2 पे अप्लाई होता है। आप माइंड में कितनी भी जल्दी 3 पे अप्लाई कर लो। कई बार क्या होता है, बच्चा एक साथ तीनों पे देख लेता है, अपन कहते हैं सर इसने तो 3 पे एक बार अप्लाई कर दिया, उसने जल्दी कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने माइंड में 1 सेकंड के लिए पॉज करके पहले 2 में ही किया होगा, क्योंकि 3 में करेगा कैसे? अरे 2 में देख के तो तीसरे में देखेगा। वो प्रोसेस उसने जल्दी से कर लिया तो अपने को लगता है सर 3 में एक साथ देख लिया। जैसे 1 + 2 + 3 है। अब कोई बच्चा कितना भी फास्ट हो 6 लिख देगा, एक बार के लिए तो 1 और 2 3 किया होगा ना उसने, भले 1 नैनो सेकंड के लिए मन में पॉज हुआ होगा लेकिन किया होगा। तो हर ऑपरेशन एट ए टाइम 2 पे ही अप्लाई होता है, ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे, इन तीनों में हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले इसके और इसके कॉमन एलिमेंट्स निकालोगे, जो आंसर आया उसके साथ इसका इंटरसेक्शन करोगे। ऐसे कर लो तो भी सेम आंसर है। और या फिर आप क्या कर लो, इसके और इसके कॉमन एलिमेंट्स निकाल लो, जो आंसर आया उसका इसके साथ इंटरसेक्शन कर लो तो भी सेम आंसर है। तो एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई होता है कि ए का बी से इंटरसेक्शन करके जो आंसर है सी से कर लो, या फिर बी का सी से इंटरसेक्शन करके जो आंसर है उसका ए से कर लो, दोनों इक्वल हैं। यह है एसोसिएटिव लॉ। एनी डाउट? 2 लॉ क्लियर है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। तीसरा, चलो फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे, ये चीज आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब बड़े सेट का छोटे सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं जनरली आंसर छोटा सेट निकल के आता है। तो ए में कुछ तो एलिमेंट है, फाई तो बिल्कुल ही खत्म है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी छोटा होगा ऑब्वियसली, तो आंसर क्या आ जाएगा, छोटा वाला सेट, ठीक है? जब अपन यूनियन करते थे तो आंसर क्या आ जाता था, ए। तो यूनियन करते हैं तो जनरली आंसर बड़ा सेट, एंड इंटरसेक्शन करते हैं तो उन दोनों में से जनरली आंसर छोटा सेट, जब वो इसका सबसेट हो। जब, क्योंकि ऑब्वियसली देखो थीटा यहाँ पे ए का सबसेट है, थीटा ए का सबसेट है, ये सीखा था ना हमने। अगर बी ए का सबसेट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, छोटा वाला सेट होगा, और यूनियन क्या होगा, बड़ा वाला सेट होगा। तो यहाँ पे थीटा ए का सबसेट है ना? तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में से छोटा सेट यानी कि थीटा, और इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों में से जो बड़ा सेट है यानी कि ए। जब ये चीज अप्लाई हो रही है तो ये 2 चीजें अप्लाई हो सकती है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है खुशी? हाँ, आइडेम्पोर्टेंट लोग घर के घर में ही ए का ए से इंटरसेक्शन करो ए मिलेगा, और ये चीज यूनियन में भी अप्लाई होती थी कि ए का ए से यूनियन कर लो तो भी ए मिलेगा, ठीक है? आ जाइए नीचे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है कि यूनिवर्सल सेट का ए से इंटरसेक्शन करो। अगेन देखो, ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के तो हर कोई सबसेट होता है। तो इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, इन दोनों में से जो छोटा सेट है। कौन है दोनों में से छोटा सेट? ए। इंटरसेक्शन ए मिलेगा, छोटा सेट ए है ना? और अगर मैं यूनियन करूं, देखो ये तो यू वाला यूनियन है और ये साइन है यूनियन, है ना? कंफ्यूज मत होना।
तो अगर दोनों का यूनियन करूं तो अब बड़ा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला आंसर यूनियन, क्योंकि ये इसका सबसेट है। वही सेम चीज हो रही है लास्ट। अब ये जो लॉ है आप कहोगे सर उधर क्यों नहीं पढ़ाया, बिकॉज ये लॉ तभी पढ़ाया जा सकता है जब यूनियन इंटरसेक्शन दोनों सीख लिया, इसलिए यूनियन में नहीं पढ़ाया। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या तो यूनियन का इंटरसेक्शन पे या इंटरसेक्शन का यूनियन। हम नंबर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देखो हम नंबर्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 2 इंटू 3+5 है तो क्या कर देते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये हमने ऑपरेशंस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, जो जनरल ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो उसी तरीके से इन दोनों का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है तो आप इसको पहले इंटरसेक्शन को बी में डिस्ट्रीब्यूट करो, इनके बीच का साइन उठाओ और फिर इसको सी से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच का साइन उठा लिया यूनियन, इधर भी तो बीच का साइन उठाते थे प्लस जब अपन नंबर उठाते थे, तो फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हालांकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये अधूरा है, अधूरा का मतलब ये एक पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या होगा, ये क्या है इंटरसेक्शन का यूनियन पे, यूनियन का भी इंटरसेक्शन पे हो सकता है, यूनियन का भी इंटरसेक्शन पे हो सकता है। कैसे, मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो, तो ये क्या चीज है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे बोलो, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करो अंदर, ए यूनियन बी, बीच का साइन क्या है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकंड पार्ट है, दो पार्ट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उधर एक लिखा हुआ है, मैंने शायद आपको कल दोनों ही लिखवा दिए। ठीक है, और ये नोट वाली चीज पहले भी पढ़ ली और अभी फिर रिवाइज कर लो। चाहे से बी ए का सबसेट है तो ऑब्वियसली बी छोटा है ए बड़ा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन छोटा सेट आएगा, दोनों का यूनियन बड़ा सेट है। कृतिका थोड़ा वहां शिफ्ट होकर बैठो, इस पोडियम से टच मत हो, कोई तो हो रहा है टच, ये बेंच भी थोड़ा सा आगे करो, ये हिल रहा है बार बार, वहां पे हट जाता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है अभी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भी जो आप कल नहीं कर पाए। अब बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, डिफरेंस ऑफ सेट्स। फिर हम इस एक्सरसाइज को आज कर सकते हैं ना, कोशिश करेंगे आज ही कर दें। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको बंद कर दो। सेट्स हेडिंग डालो, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज करी ली। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ, अब दो सेट्स का डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस ऑफ नंबर्स की अगर बात करूं, मैंने कहा 5 और 2 का डिफरेंस क्या है, क्या आंसर दोगे 3। कैसे निकाला, ये एक्चुअली क्या किया, आपको सर क्या नर्सरी क्लास पढ़ा रहे हो, एक्चुअली क्या किया, एनालाइज करो चीज को। इधर 5 की क्वांटिटी हमारे पास, उधर 2 की क्वांटिटी है, तो इसमें से वो वाली क्वांटिटी हटा दी और बची हुई क्वांटिटी दे दी, तो 5 में से 2 वाली क्वांटिटी हटा के क्या मिला 3। तो सिमिलरली किसी सेट में से किसी सेट का डिफरेंस करोगे तो क्या करोगे, इसमें से वो चीज हटा दोगे जो उधर दिखाई दे रही है। अभी 5 में से क्या हटाया, जो उधर दिखाई दे रहा है वही हटाया, तो इसमें से पहले वाले सेट में से बाद वाले सेट के एलिमेंट्स हटा के जो बचेंगे वो एलिमेंट्स का एक सेट बना देंगे, वही उसका आंसर होगा। समझ में आया डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटी सी, जैसे एक एग्जांपल से शुरुआत करो। चलो मान लो इस सेट में है 1 2 3 4 5 6, इसमें से मैं एक सेट माइनस कर रहा हूँ 2 4 1, तो बताओ आंसर क्या आएगा 3 5 6। ठीक है, वो एलिमेंट्स हटा दो जो इधर है। मान लो इधर और भी एलिमेंट्स हैं जैसे 8 9 10, और भी एलिमेंट्स है, तो इन 8 9 10 का कुछ भी नहीं होगा। हमको एलिमेंट्स तो इसी सेट के लिखने हैं, उस सेट के नहीं लिखने, इस सेट के लिखने, पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने, बट इसके माइनस करने के बाद हमको एलिमेंट्स को सेट के लिखने हैं बेटा, पहले सेट के। कभी भी दूसरे सेट में से नहीं सर 8 9 10 बच गया वो भी लिख देंगे, नहीं, वो तो दूसरे सेट में। आपको एलिमेंट्स पहले सेट के ही लिखने हैं,
बट वो एलिमेंट्स माइनस करो जो आगे वाले एलिमेंट्स में दिख रहे हैं। जैसे इन दोनों के एक तरीके से ये कह सकता हूँ, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर दो। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 2 4 4 और आगे 1 1। तो ये तो माइनस कर दो, 2 4 1 बचा क्या? 3 5 6 3 5 6 समझ में आया अच्छे से? ठीक है ना? तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी the difference of two sets A and B is a set। ये भी सेट आएगा भाई, सेट का डिफरेंस सेट ही आएगा, नंबर्स का डिफरेंस नंबर होता है तो सेट का डिफरेंस भी सेट ही आएगा। इज a set consisting of, अब इसमें कौन से एलिमेंट्स कंसिस्टिंग होंगे? consisting of all the elements of A के तो सारे लोग हैं, all the elements of A excluding those उनको हटाते हुए, exclude करना मतलब हटाना, excluding those which are present in the set B, which are present, which are common लिख लो, which are common to the sets A and B। सिंपल सी एंड सोबर सी डेफिनेशन है। कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लो। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा वाली डेफिनेशन है कि दो सेट्स ए और बी का डिफरेंस भी एक सेट है। इसमें क्या क्या कंसिस्ट करोगे आप, क्या क्या इसमें शामिल करोगे? सारे के सारे एलिमेंट्स ए के शामिल करने हैं, लेकिन हटाना किसको है? उनको हटा दो जो ए और बी के कॉमन है। जो ए और बी के कॉमन है उनको तो हटा दो, बचे हुए ए के सारे एलिमेंट्स आपको शामिल करने हैं, वही उसका डिफरेंस ऑफ सेट होगा। ठीक है, क्लियर है? मैथमेटिकल डेफिनेशन बना सकते हो जैसे कल उन दोनों की बनाई थी। देखो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज, मैथमेटिकली यानी सेट बिल्डर फॉर्म में we can say that we can write as a minus b में वो सारे x आएंगे, a minus b में वो सारे x आएंगे सच दैट, वो सारे x आएंगे सच दैट, देखो x बिलोंग्स टू a तो होना ही चाहिए, a के तो सारे चाहिए, एंड x डज नॉट बिलोंग टू होना चाहिए इनके कॉमन इंटरसेक्शन वाले सेट का। समझ आया? समझ आया बेटा? ए सेट के तो एलिमेंट्स चाहिए ही चाहिए, क्या नहीं चाहिए? एंड बोल दिया। एंड मैंने क्या बताया था कल? एंड जब कह देते हैं तो ये जो एक्स है इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा और इसको भी करेगा, दोनों जगह कंपलसरीली रूप से उसको फॉलो करनी पड़ेगी एंड जब लग जाता है। तो ये प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही, साथ में ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा कि उन दोनों के इंटरसेक्शन, उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखोगे आप, बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो। किसके? ए के। कभी भी यहाँ बी मत लिख देना। दूसरे एलिमेंट, दूसरे सेट का इतना ज्यादा रोल नहीं होता जितना पहले सेट का होता है। दूसरे सेट का तो केवल इतना रोल होता है, बस इन दोनों में कॉमन देख लो। ठीक है, क्लियर है? मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी, वेन डायग्राम बना सकते हो, बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ एक। वेन डायग्राम इसका ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका सेट ए, और ये हो गया आपका सेट बी। हाँ हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा हमेशा। जो उसके सबसेट्स हैं जिनके रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं वो सर्कल्स या कर्व्स से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर?
अब लेट अस सपोज ये है सेट ए और ये है सेट बी, आपको a माइनस बी करना है, तो a के तो सारे एलिमेंट्स लेने हैं, पर कौन से हटाने हैं जो इन दोनों के कॉमन है। कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला, तो ये हटाना है। तो बचा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको कहेंगे a माइनस बी। समझ आया? तो आप शेड कर दो a माइनस बी वाला पार्ट। ताकि जब आप रिवीजन करो तो हर एक चीज आपको क्लियर हो, दिखाई। सही किया क्या मैंने? सही किया है, दैट मीन सही तो कर ही रहा हूँगा। ड्राइंग सही कर ली है, पूरा ड्राइंग में मेरा हाथ तंग है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये तो हो गया a माइनस बी है ना, ये लो मैं इसको तो मार्क कर देता हूँ a माइनस। अगर b माइनस ए करना हो तो b वाले सारे ले लो और उसमें से कॉमन हटा दो, तो कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला। b माइनस ए को भी शेड करो, करो। इसको कौन से कलर से करो, इससे कर दो b माइनस ए। अब आपके पास तो एक ही कलर रहेगा, उसी से कर दो, है ना, कलर लेने मत चले जाना। हाँ वो आपकी इच्छा, जैसे भी आप डिनोट करना चाहो। वैसे गर्ल्स जो होती हैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में वैसे ही परफेक्ट रहती हैं कंपेयर टू बॉयज। ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर जा रहा है कलर, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका b माइनस है, b माइनस है, और बचा हुआ क्या है बीच का, a इंटरसेक्शन b। ये तो सबको पता है, a इंटरसेक्शन b, तो ब्रैकेट में लगा दो चाहे है ना, कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिए आपने इस पिक्चोरियल रिप्रेजेंट इस वेन डायग्राम से, कि a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए, इन तीनों के एलिमेंट्स जोड़ दें तो ए यूनियन बी बन जाएगा। ए यूनियन बी में ये सब था, पूरा था या नहीं था? तो ये चीज एनालाइज करने की आगे 6th एक्सरसाइज में अपन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे ना, दो इसके इस सेट के एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a माइनस बी के और a इंटरसेक्शन b के और b माइनस ए के, इन तीनों के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ दें तो a यूनियन b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाते हैं। एक चीज तो ये एनालाइज करी। दूसरी चीज ये भी देखो बेटा कि a माइनस बी वाला जो सेट होगा और a इंटरसेक्शन b वाला जो सेट होगा और जो b माइनस ए वाला सेट होगा, क्या इन तीन सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन दिखाई देगा? बोलो भाई, a माइनस बी वाला सेट यहीं पे एंड हो गया, इसके इधर इधर, a इंटरसेक्शन b वाला बीच वाला है, फिर वो उधर चला गया, तो जो इधर एलिमेंट्स है उधर नहीं है, जो इधर है इधर नहीं है, तो तीनों के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और जिनके बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं, कल बताया था, डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहते हैं उनको? तो हमेशा ए और बी अगर दो सेट्स हैं तो ये तीन सेट्स हमेशा क्या माने जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स माने जाएंगे। तो हम लिखते हैं, यहां से हम दो नोट्स लेके चलते हैं, दो रिजल्ट्स मान लो या दो नोट्स मान लो, याद रखने वाली बात है, मतलब बस ये लास्ट चीज लिखवा रहे हैं, उसके बाद फिर सीधे चलते हैं एक्सरसाइज। पहली याद रहने वाली बात ये रहेगी कि सेट्स a माइनस बी कॉमा a इंटरसेक्शन b एंड तीसरी b माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या होता है बेटा कृतिका, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? कुछ भी कॉमन ना हो। डिसजॉइंट नाम से पता चल रहा है, जॉइंट मतलब जुड़े हुए हो, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग हो, न्यारे न्यारे, ये इधर और ये इधर। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट बात अभी जो मैंने आपको बताई, हालांकि वो 6th एक्सरसाइज में ज्यादा काम आएगी, लेकिन लिख लो साथ में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी वाला सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b वाला सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए वाला सेट को अगर जोड़ दिए जाए, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
जोड़ दिए जाएं तो फाइनली क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। फॉर्मूला है तो ये 1.6 में, मैं वो क्या कह रहा हूँ आपको कि काम 1.6 में ही आएगा आपका, वहां पे रटा होगा आपने फॉर्मूला, स्कूल वाले सर ने बताया होगा, आपने रट लिया होगा। आया कैसे, अभी समझ आया ना? क्योंकि इसको 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 तीन पार्ट्स ही तो बन रहे हैं ए यूनियन बी के, तो इसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट जोड़ दो तो पूरे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हमको मिल सकते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ऑफ ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी के नंबर ऑफ, ये एक संख्या होगी, ये एक नंबर होगा, जैसे 3 4 5 10 एक नंबर होगा। ए माइनस बी के अंदर के एलिमेंट्स कितने होंगे उसको काउंट करके हम लिखेंगे, 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 10। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका ये डिफरेंस ऑफ सेट्स समाप्त होता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज, निकालिए एक्सरसाइज, वीडियो चेंज कर लेते हैं एक बार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, keep learning, and students who want to watch the questions of exercise, rejoin this Zoom meeting.